हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फटा 24/7। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ के लिए हर साल कई सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और कई सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। और आईबीपीएस की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अपना कैलेंडर जब रिलीज करते हैं तो बता दिया जाता है कि भाई आपकी एग्जामिनेशन कब होने वाली है। लेकिन इस बार कई सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सर मर्जर की वजह से हो सकता है कि हमारी एग्जामिनेशन डेट थोड़ी सी डिले हो जाए, है ना, या हो सकता है कि पहले हो जाए। लेकिन दोस्तों एग्जाम तो होगा ना आप लोगों का, तो प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए उसके लिए। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली वो आपका एग्जाम डेट, पैटर्न, एलिजिबिलिटी और सैलरी की होने वाली है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। सो उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इन एग्जाम्स को प्रिपरेशन करना चाहते हैं वाकई में। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आईबीपीएस एसओ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकलती है, इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स पर वैकेंसी आपकी निकाली जाती है, जिसके अंदर से आईटी ऑफिसर हो गया आपके पास, एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर एंड पल्सर ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आपकी निकलती है। दोस्तों एग्जामिनेशन डेट की अगर बात की जाए तो जब आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज किया था उस टाइम पर इन्होंने अपनी जो एग्जामिनेशन डेट थी वो मेंशन कर दी गई थी कि भाई जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है दोस्तों वो नवंबर में होने वाला है। 22 नवंबर 23 नवंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रहेगा। और अगर मेंस के एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो 4 जनवरी 2026 में आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। अब दोस्तों अभी कुछ बोला नहीं जा सकता कि मर्जर की वजह से ये एग्जाम डेट कब फिक्स मतलब किधर जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो इस डेट के आसपास या फिर हो सकता है थोड़ा डिले, थोड़ा पहले एग्जाम उसी टाइम में होने वाला है। तो अभी मोटे तौर पर भी देखा जाए तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप इस एग्जाम को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप इन्हीं को एग्जाम यही डेट जो है मेंशन अपने दिमाग में बैठा के रखें कि इसी टाइम के इर्द गिर्द मेरा एग्जामिनेशन होने वाला है और इसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखा करो कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले दोस्तों छोड़ जाते हैं, है ना। कई सारे बच्चे आप लोगों से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, है ना। तो बेहतर होगा कि जल्दी स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई। उसके अलावा दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना चाहिए कि आप एलिजिबल भी हैं इस एग्जाम के लिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, नेशनलिटी इंडियन सिटीजन आपका होना चाहिए मेनली। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर एज लिमिट की अगर बात कर ले तो हर एक स्ट्रीम के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम के लिए जब अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में जब अप्लाई करेंगे तो आपकी मिनिमम एज जो है दोस्तों वो 20 साल होगी और मैक्सिमम एज जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 30 साल होगी। मतलब 20 से 30 की एज में आपके पास होना चाहिए। और जब नोटिफिकेशन आता है तो उस मंथ की डेट उसमें मेंशन करी होती है कि भैया इस डेट तक आपकी जो एज है वो इस रेंज में होना चाहिए। साथ साथ ही अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। जैसे एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का, वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से पीडब्ल्यूबीडी तो इनको मिलेगा 10 ईयर्स का। और दोस्तों अगर बात कर ले एक्स सर्विसमैन वाले क्राइटेरिया की तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन। वहीं पर अगर पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों अगर आप ये देखें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम्स की वैकेंसीज हैं तो अलग अलग स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों अगर बात की जाए किसकी, आईटी ऑफिसर की, तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलती है इसके अंदर आपका 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री, है ना, होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है। किसमें, कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, या फिर आपके पास दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर आपका ग्रेजुएट हो पास्ड विथ DOEA-CC बी लेवल, है ना। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी मतलब डिग्री है आपके पास में मेनली, तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स नहीं करके रखा है कि भाई आपका इतना मिनिमम परसेंटेज इसमें होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा अगर बात कर ले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, एएफओ की अपॉर्चुनिटी, तो अगर आपने 4 साल की डिग्री कर रखी है ना, आपके पास क्या है, 4 साल की डिग्री कर रखी है, आप ग्रेजुएट हैं बेसिकली दोस्तों, किसमें, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी का साइंस हो गया, डेयरी साइंस हो गया, फिशरी साइंस हो गया, ओके, पिछले कल्चर हो गया आपके पास में, एग्री मार्केटिंग हो गया, एंड कॉर्पोरेशन वाला, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग,
एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशरी इंजीनियरिंग। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, 4 साल वाली डिग्री है, ग्रेजुएशन वाली, तो आप लोग इसमें आराम से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एएफओ के लिए भी। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए कि राजभाषा अधिकारी की अगर बात कर लें, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास है संस्कृत की विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, राजभाषा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट तो आई थिंक सभी को पता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर के लिए इन्होंने मेंशन करके रखा है कि एक बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन लॉ, एलएलबी एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसलिंग, तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर बात कर ले एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की, तो ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम, देखिए ग्रेजुएशन तो है आपके पास में, साथ साथ ही 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास होना चाहिए, या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, एचआर, एचआरडी, या फिर सोशल वर्क, या फिर लेबर लॉ के अंदर, है ना। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ अगर बात कर लें मार्केटिंग ऑफिसर की, तो दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर भी कि ग्रेजुएट आप हो, साथ साथ ही आपका 2 इयर्स का फुल टाइम एमएमएस मतलब मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग में, या फिर आपके पास 2 ईयर फुल टाइम का पीजीडीबीएम करके रखा है, या फिर पीजीडीबीएम करके रखा है, पीजीपीएम करके रखा है, पीजीडीएम विथ स्पेशलाइजेशन किसमें मांगी गई आप लोगों की, मार्केटिंग में। सीधी सीधी बात है दोस्तों, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आपका मार्केटिंग में के अंदर ही होना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक बात, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जितनी भी पोस्ट है ना, मतलब आईटी ऑफिसर के अलावा जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके पास सर्टिफिकेट्स या फिर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस के अंदर, है ना, लैंग्वेज के अंदर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और बात की, जो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं, है ना, वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप डबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, तो बेहतर है कि जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है उसी फील्ड में उसी पोस्ट के लिए आप लोग को मेनली अप्लाई करना चाहिए। तो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात कर ले और सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है, ये 3 फेजेस का एग्जामिनेशन है। आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, मेंस का एग्जामिनेशन होता है, और आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रीलिम का एग्जामिनेशन है आपका, है ना, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन उसे क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन आपका होता है मेनली, ठीक है, वो आपका मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन जो आपका फेज़ 1 है, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये आपका है किसके लिए, लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसके अंदर इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के आते हैं, रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तो इस हिसाब से 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में, और 125 मार्क्स आपको दिए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके पास ना कंपोजिट टाइम भी रहता है, सेक्शन टाइमिंग भी आपके पास रहता है। सारे भी सब्जेक्ट्स में आपको 40 मिनट्स का दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है, टाइमिंग मिलता है, और बाइलिंगुअल में आपका पेपर रहता है इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास किसकी होती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग अदर पोस्ट के लिए, जैसे आईटी ऑफिसर, एएफओ, है ना, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, तो इनमें अगर देखेंगे आप लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एडवांटेज होता है बाकी सब्जेक्ट्स वालों के लिए, और जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी है उनके लिए यहाँ एडवांटेज होता है कि उनको क्वांट से नहीं करना पड़ता है मेनली, है ना। तो अपने अपने एडवांटेजेस है। यहाँ पर भी दोस्तों आपके पास जो है सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है, 40 मिनट्स आपको हर एक सेक्शन में यहाँ पर मिलता है, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वालिफाई करना दोस्तों आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग तो है ही इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको
फोकस किस पे करना होता है? अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर। दोस्तों अगर मेंस के एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो जो मेन एग्जामिनेशन है अपना पास, जिसके अंदर लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एएफओ, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर, इनकी अगर बात की जाए तो इनका प्रोफेशनल नॉलेज का एक सब्जेक्ट होता है, मेनली प्रोफेशनल नॉलेज, जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन, 60 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलते हैं, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर होता है पेपर, और 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर मिलता है। वहीं पर अगर बात कर ले किसकी दोस्तों, राजभाषा अधिकारी की, तो राजभाषा अधिकारी के लिए आपका प्रोफेशनल नॉलेज ये ऑब्जेक्टिव रहता है और प्रोफेशनल नॉलेज आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों 45 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट से और डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट से 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैक्सिमम आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले के लिए 30 मिनट्स और डिस्क्रिप्टिव वाले के लिए भी 30 मिनट्स, दोनों में 30-30 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर मिलता है। ये आपका राजभाषा अधिकारी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका अदर स्ट्रीम्स का हो गया, ठीक बात। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगर बात कर ले कि जैसे आपसे कहा कि जो पेनल्टी है आपके पास में, है ना, 0.25 की आपकी पेनल्टी रहती है भाई, जो गलत क्वेश्चन करोगे उसके मार्क्स आपके बेनली काट लिए जाएंगे, तो गलत क्वेश्चंस आपको बेसिकली यहाँ पर नहीं करना होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में दोस्तों आपका होता है इंटरव्यू राउंड। अगर आपने इन दोनों फेजेस को क्लियर किया तो उसके बाद में आपका क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू राउंड, जो कि इंटरव्यू होता है आपके पास किसका, 100 मार्क्स का, ठीक है। कितना, 100 मार्क्स का दोस्तों इंटरव्यू होता है। और यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू के लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए बेसिकली। और जो बच्चे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स, तो 35% से कम नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब इसके ऊपर ही आपको इंटरव्यू में स्कोर करना चाहिए। तो स्कोर इंटरव्यू के लिए भी आपको दोस्तों शुरुआत से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के लिए भी, है ना। तो शुरू से प्रिपरेशन करते रहोगे तो ज़्यादा आपका मतलब सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों आपके ज़्यादा रहेंगे। और अगर आप बात कर ले आपके सिलेक्शन को लेकर, तो देखिए जो आपका मेन एग्जामिनेशन है, जो मेंस का एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है, तो इन दोनों पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन डन होता है, जिसमें 80-20 का दोस्तों रेशो रहता है बेसिकली, है ना, 80-20 का आपका क्या रहता है यहाँ पर रेशो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें आप लोग और प्रिपरेशन अपनी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे जो मतलब पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है दोस्तों, जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया आपके पास, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, है ना, इतने सारे बैंक से देखते हैं मर्जर के बाद कितने अब बचते हैं हमारे पास में, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, बस अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए दोस्तों, ठीक है। सैलरी के तो लिए अगर बात कर ली जाए कि भैया सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो दोस्तों सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है, मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि इतनी चीज़ें मुझे मिलना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फैसिलिटी दोस्तों प्रोवाइड की जाती है। देखिए सबसे पहली बात तो जो बेसिक पे रहता आपका वो रहता 48,480 रुपीज़, कितना, 48,480 रुपीज़ दोस्तों आपका बेसिक पे रहता है। और दोस्तों इनहेंड सैलरी जो रहती है एक मतलब जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, उनकी जो सैलरी जनरली मतलब बनती है ना, वो 55,000 से लेके 60,000 की रेंज में आपकी बन जाती है आराम से, ठीक है। तो इतनी सैलरी आपकी बनती है मेनली। और दोस्तों कई सारे पर्क्स और अलाउंसेस भी आपको मेनली यहाँ पर मिलते हैं। तो ज़रा पर्क्स और अलाउंसेस की अगर बात कर ले तो दोस्तों ये सारे पर्क्स और अलाउंसेस है, जिसके अंदर आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, सिटी कंपनी अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंसेस हो गया आपके पास में, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, डियरेंस अलाउंस हो गया, लीव ट्रेवल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया आपके पास में, इंटरटेनमेंट अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से, न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मिल जाता है दोस्तों, और लीज अलाउंस आपको मिल जाता है। तो इतने सारे अलाउंसेस अभी आपको प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं, और कई सारी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ भी दोस्तों आपको IBPS की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। मतलब जिन जिन बैंक्स में आप लोग रिक्रूट होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, और करियर ग्रोथ की अगर बात कर ले तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर जब ज्वाइन करेंगे स्केल 1 पे, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद भी दोस्तों कई सारे मतलब इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरव्यू और एग्जाम भी होते हैं, और कई बार आपकी मतलब जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस पर भी आपके प्रमोशंस किए जाते हैं। जैसे मैनेजर वाली पोस्ट पर जा सकते हैं आप लोग, फिर सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर। तो ये आपका मतलब ज्वाइन करने के बाद भी आप देख सकते हो कि मुझे आगे कहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी जो आपसे हमें डिस्कस करनी थी मेनली, है ना। तो अब दोस्तों इतना है कि यार इन सब चीज़ों तक अगर हमें पहुँचना है तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए दोस्तों। बोलते ना कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो पहले से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके चलिए, ताकि हम लोग एग्जामिनेशन टाइम पर
वैसी चीज़ें ना करें कि हमें पता चले कि हम दूसरों से पूछ रहे सर कि थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, है ना। तो वो सब काम आपको नहीं करना पड़ेगा फिर। तो अभी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, अपनी प्रिपरेशन दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन के लिए तो हमेशा आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सेल्फ स्टडी या फिर किसी सपोर्ट स्टडी की हेल्प ले। अगर सेल्फ से कर रहे हो तो अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप है जिस पर फ्री कंटेंट आपको मिलता है, और टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। और अगर आपको लग रहा है कि सर किसी पेड बैच के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देता हूं, तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाता है अड्डा 24/7 के ये पेड बैचेस, जो अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए आपके लिए हैं, है ना। मार्केटिंग ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर का बैच है, आईटी ऑफिसर का बैच है और एचआर ऑफिसर का बैच है। इन बैचेस में एनरोलमेंट के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं जो कि Y710 है, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब एनरोल किस तरह से करना है, एक मिनट जरा वो देख लीजिए, है ना। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले विजिट करना होता है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर मिलेगा ऑल कोर्सेज, इस पर क्लिक करें। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा। यहीं पे आपको अपने काम की चीज देखनी है कि मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, IBPS SO। तो ये रहा IBPS SO, और यहाँ पर जो जिस किसी बैच में आप एनरोल करना चाहें उस बैच में आप लोग आराम से एनरोल कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लेट सपोज कि मैं IT ऑफिसर के लिए जाना चाहता हूँ, तो IT ऑफिसर पर जाऊंगा, मैं बाय नाउ पर जाऊंगा, और यहाँ पर एक कूपन कोड मांगेगा आपसे, रेफरल कोड। तो दोस्तों वो होगा Y, ठीक है, Y710। डिस्काउंट चाहिए ना, तो डिस्काउंट के लिए Y710 आपको यूज करना होगा, ठीक है। इसे अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे काफी ज्यादा डिस्काउंट के साथ ये बैच मुझे मिल जाएगा। और जिस किसी स्ट्रीम के लिए आप ज्वाइन करना चाहें उसके बैचेस अवेलेबल है, आप उन्हें यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि Y710 है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर भी किसी भी तरह के आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।